हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीएस विद श्याम में। जैसे कि मैंने बताया कि हम एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं इसमें, और इस श्रृंखला का हमारा जो नाम है वो है एमपीपीएससी महासंग्राम। बिल्कुल, एमपीपीएससी महासंग्राम 2025 जो आगामी पेपर है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और उसी को लेकर मैं आपको जो पेपर सेकंड है जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास लिखा हुआ है, तो मैं आपको कंप्लीट मध्य प्रदेश का इतिहास कराने जा रहा हूं, क्योंकि अभी समय है। अगर आपने अभी बढ़िया से कर लिया, अपने समय का सदुपयोग कर लिया, तो आपको दोबारा मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी समय में आप अन्य यूनिट को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए, कल जहाँ तक की बातें हो गई थी उसके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसको बहुत ढेर सारा अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनुश्रुतिगम इतिहास। तो अनुश्रुति का मतलब क्या होता है? अर्थात ऐसा होता है जिसे आपने ना सुना हो लेकिन वह बातें सुनी सुनाई हों, सुनी सुनाई बातें हों। मतलब आपके सामने डायरेक्ट किसी ने ना कही हो, किसी ऐसे व्यक्ति ने बताई हो जो आपके सामने उपस्थित ना रहा हो, यानी सुनी सुनाई बातों के तहत जो ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, जिसकी जानकारी हमें रामायण से, हमें महाभारत से और हमें पुराणों से देखने को मिलती है। तो अनुश्रुतिगम्य जो इतिहास है, तो अनुश्रुतिगम्य इतिहास के माध्यम से ये पता चलता है कि जो आप किस प्रकार से पृथ्वी पर किस प्रकार से लोगों का जन्म हुआ। तो एक व्यक्ति थे, मनु की पीढ़ी में थे 7वें नंबर के, और उनका नाम था मनु वैवस्वत। मनु की पीढ़ी के 7वें व्यक्ति जो थे उनका ही नाम था मनु वैवस्वत। और मनु वैवस्वत के जो पुत्र हैं वो 10 पुत्र हुए। मनु वैवस्वत के कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए। और एक पुत्री थी इला, जिसका विवाह सोम वंश के राजा से होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इला की जब कहानी बताऊंगा तो इला के बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इला का विवाह हो जाएगा। तो मानव विकास की यात्रा की कहानी जो है हमें अनुश्रुतियों के माध्यम से पता चलती है, ध्यान रखिएगा। और जो मनु वैवस्वत के 10 पुत्र थे, उन 10 पुत्रों में जो 3 का नाम है वो है इल, इक्ष्वाकु और कारुस। ये 3 प्रमुख हैं। क्या है? इल, इक्ष्वाकु, कारुस। अगर आप और लिखना चाहें तो लिख लीजिए नाभाग हैं, नाभागदृष्टि हैं, धृतराष्ट्र हैं, श्रेयाति हैं, प्रांशु हैं, नरिसंयंत्र हैं और विशाग्र हैं। तो इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा जो अभी कारुस हैं, तो कारुस ने बघेलखंड यानी रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में इन्होंने कारुस वंश की स्थापना की। तो एग्जाम में पूछा था कारुस वंश का संबंध कहाँ से है, तो कारुस वंश का संबंध है आपके बघेलखंड की रियासत से है। ठीक है, तो ये कारुस हो गए। अगर इला की बात करें, जो इला आपको दिख रही हैं, तो वैवस्वत मनु की जो पुत्री हैं इला का विवाह सोम से हुआ था, जिसे एल वंश या चंद्रवंश के आगे क्या हुई है, आगे चलकर चंद्रवंश की स्थापना हो गई थी। और इस वंश का जो आदि पुरुष था वो था पुरुरुवा था। ठीक है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे किस प्रकार पुरुरुवा का जो पुत्र हुआ आयु और अमावस हुआ। और आयु की तीसरी पीढ़ी में ययाति होता है। ययाति का विवाह देवयानी से यानी भार्गव ऋषि की कन्या से और एक विस्परवा ऋषि की पुत्री रहती हैं, आई थिंक उनका नाम शर्मिष्ठा रहता है, जिससे विवाह होता है। और इनके फिर यदु और तुर्बस 2 पुत्र होते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो वो 5 कबीले सुनने को मिलते हैं, यदु और तुर्बस, तो यही की कहानी है। तो चलिए, जो अभी हमने अपनी नोट्स बनाया है, नोट्स के बारे में बात करते हैं। नोट्स से आपको पढ़ाते हैं, बाकी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा समाहित करने का प्रयास करते रहेंगे। अब एक इक्ष्वाकु वंश के बारे में बात करते हैं। यही इक्ष्वाकु वंश है। इक्ष्वाकु वंश जहाँ के राजा क्या थे? जहाँ के राजा राम थे। तो राम इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, ध्यान रखिएगा। इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक की बात करें तो स्वयं कौन थे? स्वयं इक्ष्वाकु ही थे। इनकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी इनकी अयोध्या। ध्यान रखिएगा कि इनकी राजधानी क्या थी? अयोध्या। सरयू नदी तट का क्षेत्र है, अयोध्या इनकी राजधानी थी। और इक्ष्वाकु के पुत्रों की बात करें तो इनके 2 पुत्र हुए। एक पुत्र हुआ आपके कुंची, एक पुत्र होते हैं, और एक पुत्र होते हैं इनके दंडक, एक इनके पुत्र होते हैं। क्या होते हैं? कुंची और दंडक 2 पुत्र होते हैं। तो जो कुंची पुत्र हैं इनके, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ के राजा बनते हैं? ये अयोध्या के राजा बनते हैं। कहाँ के राजा बनते हैं? ये अयोध्या के राजा बनते हैं। और कुंची के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं सागर। सागर के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं रघु। रघु के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं अज। अज के पुत्र जो होते हैं दशरथ। और दशरथ के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं महाराजा रामचंद्र। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये लोग हैं जिनके माध्यम से आपको यहाँ की जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है,
तो दशरथ की बात हो गई और उनके पुत्र राम की बात हो गई। जो महाराजा रामचंद्र हैं वो अयोध्या के क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। एक पुत्र यहाँ होते हैं दंडक, तो दंडक वंश की स्थापना करते हैं। दंडक वंश की बात करें तो दंडकारण्य आपने सुना है, ये छत्तीसगढ़ यानी ये वन का नाम है, दंडकारण्य वनों का नाम है और इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है और यह वर्तमान में कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये रहे उनके पुत्रों के बारे में बात कि किस प्रकार से कारुस हो गए, इल हो गए और आपके इक्ष्वाकु हो गए। ठीक है, इला का विवाह मैंने आपको बता दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इक्ष्वाकु वंश के बहुत महान शासक हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनका नाम क्या है, मंधाता है। जहां मैं इंपॉर्टेंट लगा है बिल्कुल आप उसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जो मंधाता हैं ये इक्ष्वाकु वंश के महान चक्रवर्ती एवं शक्तिशाली सम्राट होते हैं और इनका विवाह किससे होता है, मांधाता का विवाह होता है बिंदुमती से। ध्यान रखिएगा कि जो मांधाता है तो मांधाता का विवाह किससे होता है, बिंदुमती से होता है। और इनके 3 पुत्र होते हैं, पुरकुत्स, अमरीश और मुचकुंद। कितने पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए। पुरकुत्स हैं, आपके अमरीश हैं और आपके मुचकुंद है। तो पुरकुत्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरकुत्स ने रेवा का जो नाम है वो क्या रखा था, रेवा का नाम इन्होंने नर्मदा रखा था। ध्यान रखिएगा, पुरकुत्स, अमरीश, मुचकुंद, है ना। और एक कन्या भी आई थिंक थी, कावेरी नामक इनकी कन्या भी थी। ध्यान रखिएगा, कावेरी कन्या यहाँ नहीं लिखा है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि कावेरी नामक एक कन्या भी थी। किसकी थी, जो मंधाता है, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं। ठीक है, अभी मुचकुंद के बारे में आपको बताएंगे कि यह वंश का सम्राट होता है और मंधाता नगरी की किस प्रकार से मंधाता नगरी वगैरह आगे जीतता है, फिर उसकी स्थापना होती है, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, जो पुरकुत्स हैं इन्होंने नाग शासकों की गंधर्वों से सहायता के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो पुरकुत्स होते हैं ये नाग शासकों की सहायता करते हैं, है ना। गंधर्वों के खिलाफ उनका युद्ध होता है तो ये नाग शासकों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। फिर तो नाग शासक प्रसन्न होते हैं और अपनी बेटी रेवा का विवाह किससे कर देते हैं, पुरकुत्स से कर देते हैं। और बाद में पुरकुत्स ही रेवा को किसकी उपाधि दे देते हैं, नर्मदा। जी हाँ, जो मैंने भी बताया कि पुरकुत्स ही रेवा का नाम क्या देते हैं, नर्मदा नाम रख देते हैं। ठीक है, और जो मुचकुंद होते हैं तो मुचकुंद क्या करते हैं, मुचकुंद पर्यात या ऋक्ष पर्वत प्रदेश को जीतकर नर्मदा के किनारे एक मंधाता नगरी की स्थापना कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मंधाता नगरी की स्थापना करने वाले शासक का नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा कि मुचकुंद हैं जो मंधाता नगरी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मांधाता सेकंड के पुत्र मुचकुंद अपने पिता मांधाता के नाम पर ऋक्ष या पर्यात पर्वतों के बीच मांधाता नगरी की स्थापना करते हैं। और ये मांधाता जो नगरी है वर्तमान में कहाँ है, खंडवा में स्थित है। पूछा जाएगा कि मुचकुंद के द्वारा की गई मांधाता नगरी वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे कि ये खंडवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, खंडवा पे। तो इस प्रकार से मुचकुंद की कहानी रही। और आगे बढ़ते हैं, चंद्रवंश या एल वंश की बात करते हैं। चंद्रवंश या एल वंश वही है कि जो इक्ष्वाकु, अभी मैंने आपको बताया कि जो मनु वैवस्वत हैं, मनु वैवस्वत की एक पुत्री है इला। तो वैवस्वत मनु की बेटी इला का विवाह सोमचंद्र से होता है। किससे होता है, सोमचंद्र से। सोमचंद्र चंद्रवंश का संस्थापक होता है, इसी के नाम से सोम या एल वंश नाम पड़ता है। और ये वर्तमान में कहाँ है, आपको बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखा भी गया है कि इला जो है इसका विवाह चंद्र या सोम से होता है और इसका जो पुत्र होता है उसका नाम है पुरुरुवा। अब पुरुरुवा कहाँ शासन करता है, पुरुरुवा बुंदेलखंड में शासन किया। पुरुरुवा का विवाह होता है उर्वशी से। किससे होता है, उर्वशी से। और उर्वशी से विवाह के पश्चात पुरुरुवा के 2 पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम रहता है आयु और एक पुत्र का नाम रहता है अमावसु। पुरुरुवा के 2 पुत्र हुए, आयु और अमावसु। आयु की बात करते हैं तो आयु की तीसरी पीढ़ी में एक राजा होते हैं यायाति। क्या राजा होते हैं, यायाति। और यायाति का विवाह मैंने बताया कि शर्मिष्ठा और देवयानी, तो भार्गव ऋषि की कन्या से विवाह होता है और विस्परवा ऋषि की जो कन्या है उनका नाम है शर्मिष्ठा, उनसे विवाह होता है। ठीक है, और विवाह के पश्चात जो शर्मिष्ठा है इनसे अनु, द्रुहु और पुरु 3 बालक उत्पन्न होते हैं, जबकि देवयानी से यदु और तुर्वस 2 बालक उत्पन्न होते हैं। और ऋग्वेद में इन्हीं को पंचजन नाम दिया गया। अभी आप में 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, पंचजन। तो अनु, ध्रुव, पुरु, यदि और तुर्वस, यही वो 5 बालक हैं, 3 शर्मिष्ठा के और 2 देवयानी की। और इन 5 से मिलकर ही पंचजन, यानी जो आप 5 कबीले पढ़ते हैं कि आर्यों के 5 कबीले हुए, ये वही 5 कबीले हैं। ठीक है,
तो चलिए आगे बात करते हैं। यदु होते हैं तो यदु के दो पुत्र होते हैं, कोष्ठ और सहस्त्रजित। तो जो कोष्ठ होते हैं, कोष्ठ यादव वंश की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। यदु को अपने पिता ययाति से चंबल केन बेतवा का क्षेत्र मिला, जहां पर इन्होंने क्या किया, शासन किया। ठीक है, तो कोष्ठ और सहस्त्रजित किसके पुत्र हैं, कोष्ठ और सहस्त्रजित यदु के पुत्र हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। और कोष्ठ की संतान यादव और सहस्त्रजित की संतान क्या कहलाती है, है कहलाती है। तो जो कोष्ठ है उनकी संतान यादव, तो यादव वंश नाम पड़ जाएगा, और जो आपके सहस्त्रजित हैं इनकी संतान है कहलाएगी। तो इन्हीं के नाम पर एक वंश पड़ जाएगा मित्रों, और उसका नाम है वंश। ठीक है, तो चलिए एक बार इस कहानी को मैं और आपको बता देता हूँ कि जो मनु वैवस्वत थे, तो मानव विकास की यात्रा में मनु वैवस्वत जो थे, मनु वैवस्वत के 10 पुत्र और एक पुत्री होती हैं, जिसमें 3 प्रमुख पुत्र होते हैं, इल, इक्ष्वाकु और कारुस। कारुस बघेलखंड की स्थापना करते हैं। इक्ष्वाकु के बारे में मैंने बता ही दिया कि इक्ष्वाकु जो है आपका, तो इसमें राजा रामचंद्र जैसे लोग यहाँ पर आते हैं। जो इनकी पुत्री होती है, इला होती है, इला का विवाह सोम से होता है, और सोम से होता है। और जो इसकी तीसरी पीढ़ी, इसमें इसके जो पुत्र होते हैं आयु और अमावस होते हैं, और आयु की तीसरी पीढ़ी में ययाति होता है। राजा ययाति का विवाह होता है, आप एक बार सुन लीजिएगा, कि भार्गव ऋषि की कन्या और जो विस्पर्वा जी की पुत्री हैं उनसे विवाह होता है, और इन दोनों से मिलकर 5 पुत्र होते हैं, और इन्हीं 5 पुत्रों के नाम पर पंचजन नाम पड़ता है। और जो यदु होते हैं, यदु के 2 प्रसिद्ध पुत्र होते हैं, कोष्ठ और सहस्त्रजित। तो कोष्ठ से यादव वंश की स्थापना, और सहस्त्रजित से आपका है वंश की स्थापना। तो आइए बात करते हैं है वंश के राजाओं के बारे में, कि यदु वंश के कबीले की 2 शाखाएं थी। है वंश यानी सहस्त्रजित के पुत्रों के द्वारा बताए हुए स्थापित किया गया, और यादव वंश कोष्ठ के पुत्रों के द्वारा स्थापित किया गया। है वंश सहस्त्रजित की संतान है द्वारा स्थापित किया गया। है वंश आगे चलकर महिष्मति नाम के राजा हुए। है वंश में आगे चलकर कौन राजा होते हैं, है वंश में आगे चलकर एक राजा होते हैं, महिष्मत नाम के राजा होते हैं। महिष्मत ने इक्ष्वाकु शासक मुचकुंद को हराकर मंधाता पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, है ना। तो महिष्मत ने जो इक्ष्वाकु शासक थे मुचकुंद, उनको हराकर क्या कर लेते हैं, मंधाता पर अधिकार कर लेते हैं। मंधाता उसी क्षेत्र पर महिष्मति नगरी की स्थापना करते हैं। मंधाता क्या करते हैं, उसी क्षेत्र पर इसकी स्थापना कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो महिष्मति हैं आपके, महिष्मति के पुत्र का नाम है कीर्तिवीर अर्जुन, या इन्हें कीर्तिवीर अर्जुन और इनके पुत्र जो हैं वो सहस्त्रार्जुन कहलाए। तो जो कीर्तिवीर हैं इन्होंने है राज्य का क्या किया, विस्तार किया। सहस्त्रबाहु या सहस्त्रार्जुन हैं, तो इस वंश के सहस्त्रार्जुन जो हैं बहुत शक्तिशाली राजा रहते हैं, और सहस्त्रार्जुन की कई किंवदंती की इनकी कई हजार भुजाएं रहती हैं, जिनके कारण इनका नाम क्या पड़ा, सहस्त्रार्जुन पड़ गया। ठीक है, लोगों का कहना है कि इन्हें अपनी 1000 भुजाओं नर्मदा के जल प्रवाह को रोक दिया था, रावण को पराजित कर बंदी बना लिया था, और समस्त पृथ्वी की क्या कहलाए, विजेता कहलाए। ठीक है, तो ऐसी मानना है लोगों की। कीर्तिवीर सहस्त्रार्जुन जो हैं उनके पुत्र का नाम था जयध्वज। क्या नाम था, जयध्वज। और जयध्वज के जो पुत्र हैं उनका नाम है तालजंग। और तालजंग के 5 पुत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा, बीतिहोत्र, श्रयात, भोज, अवंती और कुंडिकेर। अवंती जो है इसी के नाम पर, अवंती के नाम पर ही मालवा क्षेत्र क्या कहलाया, अवंती कहलाया। क्या कहलाया, मालवा क्षेत्र अवंती कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से देखिए कि किस प्रकार से हमने बताया कि जो तालजंग के 5 पुत्र होते हैं, बीतिहोत्र, ठीक है, बीतिहोत्र, श्रयात, भोज, अवंती और कुंडकेर। तो जो बीतिहोत्र और कुंडकेर है, विंध्याचल पर्वत जो वर्तमान में बघेलखंड या बुंदेलखंड में फैली पर्वतमालाएं हैं, वहाँ उन्होंने निवास किया। अवंती ने मालवा क्षेत्र पर राज्य किया, और यह क्षेत्र अवंती कहलाया, और उसने यादवों से विदिशा भी क्या कर लिया था, छीन लिया था। तो किस प्रकार से मानव विकास की कहानी थी उसको मैंने आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे मध्य प्रदेश में क्या पढ़ेंगे आप, कि मध्य प्रदेश में महाजनपद काल, मध्य प्रदेश में महाजनपद काल, मानव इतिहास कहानी मैंने आपको बता दिया है। आप वीडियो को 2 बार सुनिएगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि किस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मनु वैवस्वत के माध्यम से किस प्रकार से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब जब आपके महाजनपद काल, तो 6ठी ईसा शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 BC की बात हो रही है। संपूर्ण उत्तर भारत में 16 महाजनपदों की चर्चा का उल्लेख मिलता है ना। तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती महासूत्र के माध्यम से जानकारी मिलती है, जिनमें से 2 महाजनपद का संबंध कहाँ से है, आपके मध्य प्रदेश से। यानी इन 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद हैं, चेदी जो वर्तमान में बुंदेलखंड, और अवंती आपका वही उज्जैनी।
तो इन दोनों का संबंध आपके कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। तो जो चेदी है, चेदी की राजधानी क्या है? सुक्तिमती। अवंती की राजधानी उज्जैनी 6 माह के लिए थी और माहिष्मती 6 माह के लिए। तो दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी, ध्यान रखिएगा, माहिष्मती 6 माह के लिए। नोट करके लिख लीजिएगा कि एमपी में मुख्यतः 2 महाजनपद, चेदी जिसका संबंध बुंदेलखंड से, अवंती, और बौद्ध ग्रंथों में अवंती को अच्युतगामी कहा गया है। क्या कहा गया है? अच्युतगामी कहा गया है। इसका नाम पद्मावती भी आपको मिलता है देखने को, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अवंती के 2 प्रमुख नगर थे, कुरधर और सुदर्शनपुर। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बताया गया है कि कुरधर और सुदर्शनपुर अवंती के जो 2 प्रमुख नगर थे, ठीक है। क्या क्या थे? कुरधर और सुदर्शनपुर अवंती के 2 प्रमुख नगर थे। और इसे बेतबती नदी यानी बेतबा नदी 2 भागों में, अवंती को बेतबा नदी कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में, उत्तरी अवंती और आपका दक्षिणी अवंती। तो जो उत्तरी अवंती है उसकी राजधानी उज्जैनी और जो दक्षिणी अवंती है उसकी राजधानी माहिष्मती। फिर है नोट, मध्य प्रदेश का तीसरा महाजनपद बत्स, राजधानी कौशाम्बी का संबंध ग्वालियर के कुछ हिस्से से था, परंतु बत्स महाजनपद का विस्तार इलाहाबाद वाराणसी के आसपास था। अर्थात मुख्यतः बत्स महाजनपद का संबंध कहाँ से था? यूपी। ग्वालियर का नाम बत्स था जो गंगा यमुना के दोआब में आता था। तो ग्वालियर का पुराना नाम पूछा जा सकता है तो क्या था? बत्स था, जो अब यूपी में चला गया है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आ जाएगा आपका कि मध्य प्रदेश में मौर्यकाल। तो अब अवंती की आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो राजधानी याद कर लेनी है ना, कि अवंती महाजनपद उत्तर अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी आपका माहिष्मती, क्योंकि अवंती बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र हुआ था। और यहाँ के 2 प्रसिद्ध नगर कौन थे? कुश और सुदर्शनपुर, यानी कुरुघर और सुदर्शनपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे चलकर चंद्रप्रद्योत गौतम बुद्ध के समय एक शक्तिशाली शासक बनकर उभरेंगे, है ना। अवंती और मगध और बत्स के आसपास ये सभी क्षेत्रों में इनका संघर्ष चलता है और ये बहुत महान शासक रहते हैं, पुलक के पुत्र होते हैं। तो इनके बारे में है। अब चलिए हम मध्य प्रदेश में मौर्य काल की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में मौर्य काल। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ध्यान रखिएगा कि मैं इतिहास यानी जो आपका मेन हिस्ट्री है उसके ओरिएंटेड नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, है ना। ज़्यादा चीज़ों को मैं बहुत डीप में नहीं ले जाऊँगा, बस वही चीज़ों को ले जाऊँगा जो आपसे एग्जामिनर बार बार जानना चाहता है, बार बार पूछता है, इसमें वही क्वेश्चन आएंगे। तो मौर्य वंश का संस्थापक आपको याद ही हो जाएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। 322 से 185 बीसी का समय होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। और इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? बृहद्रथ। नंदों की शक्ति का पतन कर मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। मध्य प्रदेश से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का पता नहीं चलता, लेकिन इसके पुत्र बिंदुसार के शासन प्रशासन की जानकारी की चर्चा हो रही है। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शासन का हमें जानकारी मध्य प्रदेश के बारे में नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो बिंदुसार है तो उसके बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। तो अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र होते हैं वो होते हैं बिंदुसार। तो बिंदुसार के बाद जो होता है बिंदुसार होता है। बिंदुसार के बारे में ध्यान रखिएगा कि बिंदुसार आपको ध्यान रखना, एक होता है बिंबिसार और एक होता है बिंदुसार। तो जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का संस्थापक होता है और जो बिंदुसार है ये आपके मौर्य वंश का क्या है? मौर्य वंश का राजा है। तो आपको यहाँ से ये ध्यान कर लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तक्षशिला राज्यपाल होता है सुसीम। अवंती का राज्यपाल अशोक होता है ना, जो बिंदुसार का पुत्र है। सुसीम और अशोक दोनों बिंदुसार के पुत्र हैं। तो अवंती की राजधानी है उज्जैनी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बिंदुसार के समय। इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र वह भी किसके समय थी? वह भी आपके बिंदुसार के समय ही थी। मगध की बात करें तो मगध में बिंदुसार हैं, विदिशा है और अवंती में अशोक हैं। तो विदिशा की क्या कहानी है कि जो अशोक हैं वो अवंती में कितने वर्षों तक रहते हैं? कितने वर्षों तक राज्यपाल? अवंती में अशोक 11 वर्षों तक राज्यपाल रहते हैं। और विदिशा में एक सेठ की पुत्री होती है महादेवी, या इसे कहीं कहीं श्रीदेवी नाम मिलता है, और अशोक उसी से विवाह कर लेता है ना। और संतान के स्वरूप 2 कमल खिले लिखा हुआ है, यानी 2 संतानें इनसे उत्पन्न होती हैं। तो महेंद्र और एक पुत्री होती है संघमित्रा। तो जो पहला कमल है वो महेंद्र है और जो पुत्री है वो संघमित्रा है। यही है महेंद्र और संघमित्रा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने कहाँ जाते हैं? श्रीलंका तक पहुँच जाते हैं। महादेवी पर बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभाव था। फलस्वरूप अशोक को उनके दोनों कमलों यानी महेंद्र और संघमित्रा ने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था।
तो इस प्रकार से सम्राट अशोक के बारे में बताया गया है कि अशोक के कई अभिलेखों स्तूपें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के 84,000 स्तूप ऐसे बताया जाता है कि बनवाए गए थे, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं। जैसे गुर्जरा आपका कहाँ है, गुर्जरा अभिलेख आपका दतिया में है, रूपनाथ कटनी में, पान गुराड़िया सीहोर, सारो मारो शहडोल और सांची रायसेन। सांची कहाँ, रायसेन। इसके अलावा कर्नाटक के 3 अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। और जो मास्की अभिलेख का ध्यान रखिएगा, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक है। तो मास्की हो गया, नित्तूर हो गया, उड़े गोमल हो गया और आपका ये गुर्जरा अभिलेख हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अशोक के बारे में। जो सांची अभिलेख है रायसेन में संघ भेद रोकने की घोषणा के बारे में बताता है, अर्थात संघ में फूट डालने को यह क्या करता है, प्रतिबंधित करता है। संघ में फूट डालने को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अशोक के कुछ प्रमुख स्तूप के बारे में बात करते हैं कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण क्या करवाया था। बिहार निवास करने के लिए स्थल अपनी पत्नी महादेवी के लिए बनवाया था। स्तूप का मतलब होता है मृत्यु के पश्चात हड्डियों का अवशेष रखने का स्थान ही क्या कहलाता है, स्तूप। तो कुछ हैं जैसे सांची रायसेन में, तुमैन अशोकनगर में, कसराबाद खरगोन, देव कुठार रीवा, बैस्ट टोकरी उज्जैन और बरहुत सतना का सबसे बड़ा क्या है, स्तूप है ना। तो जो बैस्ट टोकरी है वो पत्नी महादेवी के लिए निर्माण कराया गया था अशोक के द्वारा। फिर बौद्धों में कुछ भाषा जैसे चैत्य, चैत्य का मतलब होता है बौद्ध का पूजा स्थल। बौद्ध के जो पूजा स्थल उन्हें चैत्य कहा जाता है। स्तूप का मतलब है कि मृत्यु के पश्चात अवशेष रखने का स्थल। अभिलेख का मतलब है लिखित जानकारी, शिलालेख, गुहालेख या ताम्रलेख हो गए। बिहार का मतलब है निवास करने के लिए निर्मित आवास या घर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से मौर्य काल था और मौर्यों के बाद फिर जो अगले राजा आएंगे तो वो आएंगे आपके शुंग वंश के राजा आएंगे। तो आपको यहाँ से मौर्यकालीन जो अभिलेख है उनको याद कर लेना है। मौर्यकालीन जो स्मारक हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, तो उसको आपको याद कर लेना है। सांची का स्तूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सांची का स्तूप है, इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। ध्यान रखिएगा कि सांची स्तूप की खोज जो है 1818 में जनरल टेलर ने की थी। जो अशोक अभिलेख है इसको जनरल टेलर ने 1818 में खोज की थी। और सांची का ही स्तूप है जिसे 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित कर लिया। और जो आपको 200 रुपये का नोट है, कितने रुपए की नोट में, 200 रुपये का जो नोट है, 200 रुपये की नोट में आपको सांची का स्तूप ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद कर लेनी है। तो चलिए आज के लिए हमारा मध्य प्रदेश से मौर्य काल तक का इतिहास था। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब बात करेंगे शुंग वंश के इतिहास के बारे में। अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए, खूब शेयर करिए और खूब इसको सब्सक्राइब करिए तथा उन हर ज़रूरतमंद छात्रों तक इसको पहुँचाइए, उन हर छात्रों तक पहुँचाइए जिस भी किसी छात्र को ज़रूरत है, मध्य प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में रह पा रहे हैं और उन्हें एमपी का हिस्ट्री पढ़ना है। इसमें आपको कंप्लीट मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाया जाएगा। अगर इस पीडीएफ को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश की दूसरी आपको कोई भी इतिहास संबंधित पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।